हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था, वो पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कौन सा लेक्चर पढ़ा था? हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है ना। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो दिया था, जो वो किस प्रयोग पर दिया था? उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो एक बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। और उसके आधार पर उन्होंने उस सिद्धांत के ऊपर क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि विभिन्न अनुक्रियाएं करने के बाद उन विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। ये ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा था। जबकि आज के वाले वीडियो के अंदर हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे हम? आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। पावलोव सिद्धांत, ठीक है ना। पावलोव सिद्धांत अपना किस पर देते हैं? पावलोव एक्चुअल में अपना जो सिद्धांत देते हैं वो एक कुत्ते पर देते हैं। और उसके बाद हम इस सिद्धांत के एंड में ये जानेंगे कि ये अधिगम के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना। ऐसे एक एक वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो आज वाले इस वाले वीडियो के अंदर हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लंबी लगती है ना, तो एक काम करिए, आप इस वीडियो को 1.5 मल्टीप्लाई जो होता है उसके ऊपर स्पीड कर लीजिए। उसके ऊपर आप आसानी से देख सकते हो और जल्दी भी खत्म हो जाएगी, जिससे आपको आपके टाइम की बचत होगी। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब ये पावलोव का जो सिद्धांत है, पावलोव के सिद्धांत को अलग अलग नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया पावलोव के सिद्धांत को? देखिए, एक तो नाम दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पहला दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। इसके बाद इसको दूसरा नाम क्या दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या नाम दिया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद एक और नाम दिया इन्होंने क्या नाम दिया? प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम दिया? प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आप इसे इंग्लिश में एक और नाम भी हो सकता है, कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कंडीशनल स्टिमुलस यानी उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस सीआर। ठीक है ना। कंडीशनल स्टिमुलस सीआर यानी कि इसका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे इनके अलग अलग नाम है। तो इन पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, उसके बाद इन्होंने इन पावलोव सिद्धांत जो दिया था, इन्होंने पावलोव एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। और इनको पावलोव को 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ दोस्तों। अब हुआ ये कि इनको जब नोबेल पुरस्कार दिया तो वो किस चीज के मतलब वैज्ञानिक थे? ये वैसे शरीर क्रिया के वैज्ञानिक थे। किसके थे? शरीर क्रिया के वैज्ञानिक थे। और इन्हें पावलोव को जनक माना जाता है। पावलोव को किसका जनक माना जाता है? पावलोव को जनक माना जाता है किसका जनक माना जाता है? अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, पावलोव के अंदर जैसे आपने ये नाम देख लिया, तो ये जो अपने जो लिखा था कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया, एक्चुअल में ये उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है। इसके लिए माफी, ये उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है, अनकंडीशनल ये है आपका इंग्लिश में क्लासिकल अनकंडीशनल थ्योरी। ठीक है ना। क्लासिकल अनकंडीशनल थ्योरी इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्लासिकल अनकंडीशनल थ्योरी। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये शरीर क्रिया के वैज्ञानिक थे। इनको जो जनक कहते हैं, इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि देखो, पावलोव कहते क्या है? ठीक है ना। ये क्लासिकल अनकंडीशनल दोस्तों वो उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है ना एक्चुअल में। अब जो पावलोव कहते हैं, पावलोव क्या कहते हैं? पावलोव कहते हैं अपने सिद्धांत के लिए, पावलोव अपने सिद्धांत के लिए कहते हैं कि जब दो उद्दीपन एक साथ दिए जाए, जब दो उद्दीपन एक साथ दिए जाए, कौन कौन से? एक तो स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। ठीक है ना। एक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन दिए जाए, और लेकिन एक समय ऐसा है, एक समय के बाद
अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगे तो ये माना जाता है कि जो जो सिद्धांत है, जो अधिगम है, वो एक तरह से पूर्ण हुआ। ठीक है ना। अब ये उद्दीपन होता क्या है? एक्चुअल में उद्दीपन ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं ना, जैसे किसी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं या किसी चीज के प्रति वो प्रेरित होता है, उत्तेजित होता है। कैसे होता है? देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप किसी रास्ते से किसी हलवाई की शॉप के वहां से जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको वहां पर गुलाब जामुन की खुशबू आती है, ठीक है ना, अगर आपको वहां गुलाब जामुन की खुशबू आती है तो वो जो खुशबू आपको आपकी तरफ उत्तेजित कर रही है, आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो उसका आपको वो जो खुशबू है ना, वो एक उद्दीपन हुआ, यानी कि वो आपको उत्तेजित कर रही है, आपको गुलाब जामुन खाने के लिए उत्तेजित कर रही है। तो ये जो उत्तेजना होती है ना, वही आपका उद्दीपन होता है। तो पावलोव कहते हैं कि जब दो उद्दीपन एक साथ दिए जाए, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, लेकिन एक समय के बाद जब अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ जब स्वाभाविक अनुक्रिया होने लग जाए तो ये कहा जाता है कि अधिगम पूर्ण हुआ। अब इसका जो हम प्रयोग देखेंगे, उस प्रयोग के अंदर हम देखेंगे कि ये स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन होते क्या है। ठीक है दोस्तों, कि पावलोव का जो हमने अभी जो नियम देखने वाले, मतलब पावलोव का जो प्रयोग देखने वाले, वो पावलोव का प्रयोग क्या है। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? अब जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। अब इन्होंने जो प्रयोग किया वो 3 स्थितियों के अंदर हम देखेंगे। 3 स्थितियों के अंदर कैसे देखेंगे? देखिए, पहली स्थिति के अंदर ये है कि पावलोव के पास एक कुत्ता है। पहली स्थिति क्या मतलब? पूरी स्थिति के अंदर पावलोव के पास एक कुत्ता है, ठीक है ना। अब पावलोव क्या करते हैं, जब कुत्ते को भूख लगती है ना, तो उस कुत्ते जो पिंजरे के अंदर बंद है, तो वो क्या करते हैं, पिंजरे के बाहर मतलब भोजन की प्लेट लेके आते हैं। तो उसको कुत्ते को क्या होता है कि जैसे वो भोजन की प्लेट लेके आते हैं, तो भोजन की जो सुगंध होती है, यानी जो उद्दीपन है, तो भोजन की सुगंध से वो लार टपकाने लगता है। भोजन को देखकर वो लार टपकाता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं भोजन। वो भोजन को देखकर कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता ये कर रहा है कि वो लार टपका रहा है, लार टपकाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो भोजन है ना, ये इसका स्वाभाविक उद्दीपन है। कैसा उद्दीपन है? स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक कैसे है? स्वाभाविक उद्दीपन कैसे है? ये हमने माना, इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, अभी तो बाद में वो देखेंगे हम शर्त क्या होती है। स्वाभाविक उद्दीपन कैसे है? यानी कि किसी नेचुरल क्रिया के प्रति वह उत्तेजित होकर वो लार टपका रहा है। यानी कैसे लार टपका रहा है? जैसे मान लीजिए कोई, अब मैंने जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल देखा कि आप हलवाई की दुकान के वहां से देख रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन गुलाब जामुन की खुशबू सुनकर आपके क्या है कि आप उस गुलाब जामुन के प्रति उत्तेजित हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका उद्दीपन है। तो वैसे इनका स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? कुत्ते का भोजन है। वो भोजन को देखकर क्या कर रहा है? वो लार टपका रहा है, ठीक है ना। इससे आप वो दूसरा नाम भी दे सकते हैं। एक तो हो गया आपका स्वाभाविक उद्दीपन, बी इससे दूसरा आप ये नाम दे सकते हैं अनानुबंधित उद्दीपन। कैसा? अनानुबंधित उद्दीपन या अनुबंधित उद्दीपन, ठीक है ना। ऐसे इसको आप क्या, इसको इंग्लिश में आप ये नाम भी दे सकते हैं यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी उद्दीपन को आप क्या बोलेंगे? उद्दीपन को आप इंग्लिश के अंदर स्टिमुलस बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यानी कि अभी तक हमने कोई शर्त नहीं रखी है। कोई शर्त का मतलब यह है कि भोजन के साथ आपने अभी तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल भोजन आ रहा है और लार टपक रही, ठीक है ना। अब लार टपकने को आप क्या नाम देते हैं? लार टपकने को उन्होंने नाम दिया स्वाभाविक, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी या फिर इसे आप ये कह सकते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं, या फिर इसे अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर इसे आप ये कह सकते हैं, इसको आपने अभी इंग्लिश में यूसीएस कहा था, इसे आप यूसीआर क्या कहेंगे? यूसीआर यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कैसे क्या कहेंगे? यूसीआर यानी कि अनुक्रिया को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। ये क्या हो गया? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है ना। और ये हो गया यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। तो पहली स्थिति के अंदर क्या होगा कि पावलोव ये कर रहे हैं कि एक कुत्ते के सामने भोजन ला रहे हैं और भोजन की सुगंध से कुत्ता क्या कर रहा है? लार टपका रहा है, ठीक है ना। ये इसकी पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति के अंदर हम देखते हैं, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। दूसरी स्थिति के अंदर क्या करते हैं पावलोव? देखिए, दूसरी स्थिति में पावलोव क्या करते हैं? एक तरफ रखते हैं घंटी और एक तरफ रखते हैं भोजन। देखो हम पहले समझते हैं इसको, देखा क्या है ये, देखो पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में पावलोव क्या करते हैं दूसरी कंडीशन में? वे ये करते हैं कि अभी तक वो भोजन ला रहे थे जिससे वो उसके सुगंध से लार टपका रहा था। अब पावलोव क्या करते हैं? कुत्ते के सामने भोजन लाने से पहले वो एक घंटी बजाते हैं। वो जब वो घंटी बजाते हैं और कुत्ते के सामने भोजन लाते हैं और कुत्ता क्या करता है? भोजन उठे अभी वो जो है कि लार टपकाने लगता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे लगातार ये करने से क्या है कि कुत्ते के माइंड में ये साइकोलॉजी हो चुकी है कि भाई साहब ये पहले घंटी बजाएगा, घंटी बजते के साथ भोजन आएगा और जैसे वो भोजन आएगा तो लार टपकेगी, ठीक है ना। यानी कि क्या कह सकते हैं आप? ये कह सकते हैं कि घंटी यहां पर क्या है? एक शर्त है, ठीक है ना।
कैसी शर्त है, एक CS है यानी कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन। कैसा उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन, ठीक है ना। जबकि यहां पर ये भोजन क्या है, भोजन क्या है आपका यूसीएस यानी कि स्वाभाविक, ये आपका स्वाभाविक उद्दीपन है, ठीक है ना। ये तो है आपका अस्वाभाविक उद्दीपन, ये आपका स्वाभाविक उद्दीपन, ये आप यानी कि आप CS भी कह सकते हैं, इसे आप UCS कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, लाट टपका रहा है, यानी कि UCR अनकंडीशनल रेस्पॉन्स अभी भी दे रहा है, अनुबंधित अनुक्रिया अभी भी दे रहा है, ठीक है ना। आपने घंटी बजाई, घंटी बजाते भोजन आ रहा है, भोजन, उससे क्या है कि कुत्ते के माइंड में साइकोलॉजी होगी, घंटी बज रही है भोजन आएगा, वो लाट टपकाना शुरू कर देगा। अब तीसरी कंडीशन में पावलोव क्या करते हैं, ठीक है ना, इसे आप घंटी को क्या कह सकते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपन, और दूसरा नाम भी दे सकते हैं आप, क्या नाम दे सकते हैं इसे आप, अनुबंधित उद्दीपन भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, अनुबंधित उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन, ठीक है ना। और इसे स्वाभाविक उद्दीपन आपने नाम दे ही दिया। दूसरा इसे आप ये नाम भी दे सकते हैं, क्या, अनानुबंधित उद्दीपन, ठीक है ना। और इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, ठीक है ना। ये आपकी दो स्थितियां थी, ठीक है ना। अब तीसरी स्थिति में क्या करते हैं पावलोव को देखते हैं। देखो तीसरी स्थिति में क्या करते हैं पावलोव, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखिए तीसरी स्थिति में पावलोव ये करते हैं कि अभी तक पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भोजन लाया, भोजन रखा तो कुत्ते की लाट टपकी भोजन से। दूसरी स्थिति में पहले घंटी बजाई, भोजन पेश किया तो कुत्ते की लाट टपकी। अब तीसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, तीसरी स्थिति में पावलोव ये कर रहे हैं कि केवल घंटी बजा रहे हैं लेकिन भोजन पेश नहीं कर रहे हैं, और फिर भी उसकी लाट टपक रही है। यानी कि क्या, पावलोव बोलते हैं कि मैंने तीसरी बार में ये किया कि केवल घंटी बजाई, और कुत्ते के माइंड में साइकोलॉजी थी कि जैसे घंटी बजेगी भोजन आएगा और इससे वो लाट टपकेगी, ठीक है ना। तो इस बार उन्होंने क्या किया, केवल और केवल घंटी बजाई, यानी कि केवल और केवल CS प्रस्तुत किया, यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस। और उसने क्या किया है कि कंडीशनल रेस्पॉन्स दिया, यानी कि आप क्या कह सकते हैं इसे, अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है ना। और ये अस्वाभाविक उद्दीपन है, ये क्या है, ये अस्वाभाविक उद्दीपन है ना। तो पावलोव ने जो कहा था ना पहले में, जो हमने अभी देखा था इस वाली वीडियो के अंदर, सबसे पहले हमने क्या देखा, पावलोव क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक लगातार, अगर उसको दो उद्दीपन दिए जाए, यानी एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक, लेकिन एक समय के बाद वह अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाए, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर अनुकूलन का कार्य हो चुका है, यानी अनुकूलन क्रिया हो चुकी है। यही पावलोव इस प्रयोग के अंदर करते हैं, वो ये करते हैं, घंटी बजती है और वो लाट टपकाते कुत्ता, यानी अस्वाभाविक उद्दीपन दिया और वो स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। ये पावलोव का नियम था, यही पावलोव का प्रयोग था, जिसके कारण हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पावलोव ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब आप अस्वाभाविक उद्दीपन देते हैं, जो माइंड में साइकोलॉजी बनती है ना, तो अस्वाभाविक उद्दीपन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है कि हम कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं। देखिए क्या होता है, हम देखते हैं स्वाभाविक, हम यहाँ देखते हैं स्वाभाविक उद्दीपन होता क्या है, हम जो बार बार शब्द यूज में ले रहे हैं स्वाभाविक उद्दीपन, एक्चुअल में होता क्या है। स्वाभाविक उद्दीपन ये होता है कि आप किसी चीज के प्रति उत्तेजित हो रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से, यानी कि भोजन की सुगंध के प्रति अगर आप उत्तेजित हो रहे हैं ना, यानी किसी चीज के प्रति, किसी उद्दीपन, यानी किसी चीज के प्रति आप उत्तेजित हो रहे हैं, किसी चीज के प्रति आप क्या हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो उत्तेजित हो रहे हैं ना, वो आपका स्वाभाविक उद्दीपन यानी नेचुरल है, यानी कि आप अगर भोजन की सुगंध के प्रति उत्तेजित हो रहे हैं ना, वो आपका स्वाभाविक उद्दीपन। और अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है आपका, जैसे कोई शर्त रखी है और शर्त के रूप में हमने ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, घंटी रखी, ठीक है ना दोस्तों। ये इनका प्रयोग था पावलोव का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं पावलोव का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में हम ये देखते हैं। सबसे पहली स्थिति में पावलोव ने क्या किया कि एक कुत्ता था, पिंजरे में बंद था, लेकिन पहली स्थिति में उन्होंने भोजन जैसे पेश किया तो भोजन की सुगंध से लाट टपकाई, ठीक है ना। ये लगातार प्रयोग। उसके बाद दूसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया, दूसरी बार में क्या, घंटी बजाई, भोजन पेश किया, जिससे कुत्ते ने लाट टपकाई। अब लगातार प्रयोग करने से कुत्ते के माइंड में साइकोलॉजी बन चुकी है कि भैया ये क्या करेगा, ये करेगा, घंटी बजाएगा, भोजन पेश करेगा, ठीक है ना, जिससे कुत्ते की लाट टपकेगी। लेकिन तीसरी बार में पावलोव ने कुत्ते को धोखा दे दिया। क्या दे दिया, धोखा दे दिया। कैसे दे दिया, उन्होंने ऐसा किया कि इस बार केवल घंटी बजाई, लेकिन उन्होंने क्या पेश नहीं किया, भोजन पेश नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते ने क्या कर दिया, अनुक्रिया। यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकलता है
कि एक समय के बाद अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया अगर हो जाए तो वो अनुकूलन माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? अनुकूलन माना जाता है। ठीक है ना। पावलोव का जो निष्कर्ष है ना, पावलोव का आपने निष्कर्ष देख लिया, तो एंड में पावलोव अपने प्रयोग के अंदर क्या निष्कर्ष दिखाते हैं? वो निष्कर्ष ये दिखाते हैं कि भाई साहब क्या है कि ये देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति यदि स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तो हम उसे अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि भाई साहब ये तो प्राकृतिक संबंध है। कैसा संबंध है? प्राकृतिक संबंध है। कैसे है प्राकृतिक संबंध? वो ऐसे है कि आपने भोजन पेश किया, भोजन स्वाभाविक है, भोजन की सुगंध से उसके लार टपक रही है, जो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो आपका अधिगम नहीं हुआ। अधिगम पावलोव क्या कहते हैं? पावलोव ये कहते हैं कि जब आप अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति, अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी बजने पर अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति आप स्वाभाविक अनुक्रिया कर दें, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया करें, यानी कि आप क्या करें? लार टपकाना, यानी अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करें, यानी कि घंटी बजने पर लार टपक रही है, तो क्या माना जाएगा? तो ही इसको अधिगम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाएगा, यानी उस व्यक्ति का अनुकूलन माना जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है कि पावलोव ने अलग अलग शब्द प्रयोग किए। कौन कौन से शब्द प्रयोग किए? देखिए, एक तो क्या है कि विलोपन शब्द का प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं? वे करते हैं विलोपन शब्द का। एक करते हैं विलोपन क्या होता है? देखिए, विलोपन क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में जो पावलोव विलोपन को क्या कहते हैं? पावलोव क्या कहते हैं विलोपन के लिए कि भाई साहब क्या हुआ कि आपने ये किया कि विलोपन के अंदर आपने क्या किया? आपने ये किया कि अभी तक आप केवल किसी भी जो कुत्ता था उन्होंने, पावलोव ने, तो वो ये करते थे कि घंटी बजाते थे और भोजन पेश करते थे जिससे उसके लार टपकती थी। ठीक है ना। लेकिन कुछ समय, मतलब लगातार कुछ समय के बाद वो केवल घंटी बजाते थे, भोजन पेश नहीं करते थे, फिर भी वो लार टपका रहा था। यानी कि केवल घंटी बजाना, भोजन पेश नहीं करना, फिर भी लार टपका रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये देख लीजिए कि केवल घंटी बजा रहा है लेकिन भोजन पेश नहीं कर रहा और फिर भी वो लार टपका रहा है, यानी फिर भी लार टपकाना, यानी कि आप केवल CS दे रहे हैं, उसके बाद भी वो CR दे रहा है, तो इसे क्या नाम दे दिया इन्होंने? इसे विलोपन नाम दिया। क्या नाम दिया? CS घंटी प्रस्तुत कर रहे हैं हम और उसके लार टपका रहे। अभी तक ये हो रहा था कि घंटी बजा रहे थे, लार टपका रहे, लेकिन लगातार प्रयोग करने के बाद एक समय ऐसा है कि आप केवल घंटी बजा रहे हैं, भोजन पेश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे करने से क्या है कि वो लार टपकाना बंद कर देगा धीरे धीरे। और जैसे लार टपकाना बंद कर दिया, यानी कि आप CS तो दे रहे हैं लेकिन वो CR नहीं दे रहा, यानी कि आप घंटी नहीं दे रहा, तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? विलोपन नाम दिया। क्या नाम दिया? विलोपन। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि आपने केवल घंटी बजाई, भोजन पेश नहीं किया, और जब जैसे आपने भोजन पेश नहीं किया तो उसने भी लार टपकाना बंद कर दिया। बहुत समय के बाद ये ऐसा हुआ उसके साथ। ठीक है ना। तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? विलोपन नाम दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने घंटी बजाई, भोजन पेश नहीं किया, लेकिन जो अभी तक लार नहीं टपका रहा था, एक समय बाद वो मान लो गलती से लार टपका दे अचानक, तो जो अचानक लार टपका था ना, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने स्वतः पुनर्लाभ। क्या नाम दिया? स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ से मतलब है कि वो कुत्ता है वो ऑटोमेटिकली खुद से उत्तेजित होकर वो लार टपका रहा है, यानी कि केवल घंटी प्रस्तुत की, हमने भोजन पेश नहीं किया, फिर भी वो लार टपका रहा है, इन्होंने स्वतः पुनर्लाभ इसको नाम दिया। ठीक है ना। अब इसका दूसरा शब्द देखते हैं हम। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द इन्होंने काम में लिया उद्दीपन का सामान्यीकरण। उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है? उद्दीपन सामान्यीकरण ये होता है कि अगर आप अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है आपके पास? अस्वाभाविक उद्दीपन आपके पास क्या है? घंटी है, यानी कि CS है। अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी और इसकी मिलती जुलती कोई दूसरी चीज, यानी कि घंटी की जैसी की आवाज अगर आप सीटी प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बाद भी वो अनुक्रिया कर रहा है, यानी कि वो अभी तक अंतर नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये देख लीजिए आप कि आपने घंटी की जैसी घंटी जैसी सीटी की आवाज, उसके बावजूद वो अनुक्रिया भी पेश कर रहा है। ठीक है। घंटी की जैसी आवाज, सीटी की आवाज। ठीक है ना। तो ये जो मिलती जुलती आवाज है ना, जिसके कारण वो अंतर नहीं कर पा रहा,
तो ये अंतर नहीं कर पाने के कारण भी अनुक्रिया कर रहा है, तो इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सामान्यीकरण, यानी दोनों की एक जैसी आवाज है फिर वो अनुक्रिया कर रहा है, तो इसे क्या नाम दे दिया, उद्दीपन का सामान्यीकरण। अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी की जैसी सीटी की आवाज, इसे अस्वाभाविक उद्दीपन यानी जो आप कह सकते हैं कि इसे सामान्यीकरण का नाम दिया, ठीक है ना। तीसरा ये क्या नाम देते हैं, तीसरा ये नाम देते हैं उद्दीपन विभेदन। उद्दीपन विभेदन। अब ये उद्दीपन विभेदन क्या होता है, उद्दीपन विभेदन ये होता है कि अभी तक हमने ये देखा था कि घंटी और सीटी के अंदर जब दोनों एक जैसी आवाज होती है तो भी अनुक्रिया कर रहा है, यानी कि वो दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है, दोनों को एक जैसा मान रहा है, दोनों की आवाज को एक जैसा मान रहा है। लेकिन एक मान लो जी, अब होता ये है कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, कोई मान लो जैसे कि आप अभी तक आपको ये मालूम है आपके पिताजी जो भी गाड़ी चलाते हैं ना, आपके पिताजी जो भी गाड़ी, तो आपको उनकी गाड़ी की आवाज मालूम है कि इनकी गाड़ी की आवाज कैसी है। लेकिन होता ये है कि आप केवल उनकी गाड़ी की आवाज आने पर ही गेट खोलते हैं, और दूसरी कोई गाड़ी निकलती तो आपको उस गाड़ी की आवाज पे आप गेट नहीं खोलते, यानी कि आप विभेद मतलब आप अंतर कर चुके हैं कि आपके पापा की गाड़ी की आवाज कौन सी है, दूसरी जो ऐसी की गाड़ी दिखती है उनकी आवाज कैसी है। तो अगर आप जब अंतर करने लगते हैं ना, इसे विभेदन कहते हैं। उसके बाद जब अनुक्रिया होती है ना, तो वो क्या है कि इसको जो क्या नाम दिया उन्होंने, उद्दीपन विभेदन। उद्दीपन विभेदन यानी कि आप ये देख लीजिए कि अगर कोई बालक है वो घंटी बजने पर बाहर नहीं आता है, वो घंटी बजने पर बाहर नहीं आता है, लेकिन जब सीटी बजती है तो वो बाहर आ जाता है। यानी कि ये देख लीजिए कि आप कोई बालक है जो स्कूल बस के लिए तैयार हो, स्कूल की बस के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है ना, तो अभी तक जो दूसरे हॉर्न बज रहे हैं ना दूसरी गाड़ियों के, तब बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे उसकी स्कूल के बस का हॉर्न बजता है तभी वो बाहर आता है, यानी कि वो विभेदन कर चुका है, यानी कि वो अंतर करना सीख चुका है। यही आपका उद्दीपन विभेदन इस शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है ना। कौन कौन से शब्द देखे हमने, एक विलोपन देखा, उद्दीपन का सामान्यीकरण देखा, उद्दीपन विभेदन देखा, ठीक है ना। अब और भी जो शब्द हैं वो भी देखते हैं हम, कौन कौन से शब्द हैं। देखिए अभी तक आपने विलोपन पढ़ लिया, उद्दीपन का सामान्यीकरण पढ़ लिया, उद्दीपन विभेदन पढ़ लिया, ठीक है ना। और दो शब्द और कौन कौन से हैं, देखिए दो शब्द कौन कौन से हैं। एक है आपका उद्दीपन अवरोधन। उद्दीपन अवरोधन। अब ये उद्दीपन अवरोधन क्या होता है, अवरोधन से मतलब कि बाधा कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि है ना कोई भी चीज, अभी तक ये हो रहा था कि आप घंटी बजा रहे थे, ठीक है ना, वो भोजन पेश हो रहा था, तो भोजन के उसके बाद क्या है कि लाट टपका रहा था लेकिन अगर आप घंटी जब भी आप घंटी बजाते हैं उसी समय कोई दूसरी आवाज भी बजती है, मान लीजिए आपने घंटी बजाई, अब घंटी के साथ साथ उसको कुत्ते को कारखाने की सीटी की आवाज सुनाई देती, मान लो तेज, ठीक है ना, जैसे घंटी की आवाज तेज है और कारखाने की सीटी की आवाज भी तेज है, तो उससे क्या है कि उसके जो शोर हो रहा है ना उससे क्या है कि कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो जो अनुक्रिया हो पाएगी ना वो अनुक्रिया नहीं कर सकेगा। ये उद्दीपन का अवरोधन है, यानी कि जब आप उसको अस्वाभाविक उद्दीपन दे रहे हैं, लेकिन उस समय अगर कोई शोर हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपन देने के समय कोई शोर हो रहा है या उसकी जैसी कोई दूसरी आवाज आ रही है जिससे उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो इसको उन्होंने क्या नाम दिया कि वो उससे अनुक्रिया नहीं कर पा रहा है, वो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, उद्दीपन अवरोधन, ठीक है ना। पांचवा क्या है, अभी तक उद्दीपन अवरोधन देखा, ठीक है ना। उसके बाद है द्वितीय कोटि अनुबंधन। द्वितीय कोटि अनुबंधन। द्वितीय कोटि अनुबंधन क्या होता है, द्वितीय कोटि अनुबंधन ये है कि जब आप यूसीएस क्या रहता है, यानी कि भोजन, आप घंटी बजा रहे थे, भोजन पेश कर रहे थे, ठीक है ना, तो क्या कर रहा था, लाट टपका रहे थे, सीआर प्रस्तुत कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब आप क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं और भोजन के स्थान पे कोई प्लास्टिक की वस्तु रख दो, समझे। यानी कि अगर आपने अभी तक घंटी बजाई, भोजन पेश कर रहे थे जिससे वो लाट टपका रहा था, लेकिन लगातार प्रयोग करने के बाद जब क्या कर रहे हैं, भोजन की जगह कोई प्लास्टिक की वस्तु रख दो या कोई जूते चप्पल रखे हो, तो भी वो लाट टपका दे, ठीक है ना। तो क्या है कि उसकी अनुकूलित अनुक्रिया हो गई, यानी कि द्वितीय कोटि, यानी वो जो अपना अभी तक जो भोजन हो रहा था उसकी जगह द्वितीय कोटि क्या कर दिया, कोई दूसरी वस्तु रख दी, ठीक है ना, कोई दूसरी वस्तु, भोजन नहीं, कोई इसकी जगह कोई दूसरी वस्तु, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, द्वितीय कोटि, ठीक है ना। यही दूसरी वस्तु द्वितीय कोटि अनुबंधन का इनका सिद्धांत था, ठीक है ना। अब क्या है कि इन्होंने जो कारक बताया, इन्होंने क्या कारक बताया, इन्होंने कहा कि इनके इस प्रयोग से अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि इससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए फर्स्ट, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक के अंदर पहला कारक कौन सा आता है, पहला कारक ये है कि अगर जब भी आपने घंटी प्रस्तुत करी, यानी कि कुत्ते ने क्या किया, उसको जब भूख लग रही थी ना, तो कुत्ते ने क्या किया, भूख का जो संबंध है घंटी से बना लिया, भूख का जो संबंध है वो घंटी से स्थापित कर लिया, घंटी से बना लिया। घंटी से कैसे बना लिया
यानी कि जैसे उसको भूख लग रही है और आपने घंटी बजा दी तो उसको क्या है कि वो उत्तेजित हो गया, उसको खाने के लिए वो भोजन के लिए उत्तेजित हो गया, भोजन खाने के लिए उसको भूख लग गई। इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रेरक होना चाहिए वो प्रेरक क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। प्रेरक क्या होना चाहिए, प्रेरक प्रभावी होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रेरक प्रभावी नहीं है, अगर प्रेरक जो है वो प्रभावी नहीं है तो उसे उत्तेजित करने से कोई मतलब नहीं है, यानी उसे उत्तेजना देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तीसरा ये कह सकते हैं कि आप जो भी प्रेरक है उसका शारीरिक और मानसिक, यानी कि शारीरिक प्लस मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए वो, ठीक है ना। और चौथा आप क्या कह सकते हैं, चौथा ये कह सकते हैं कि वातावरण जो है वो नियंत्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वातावरण जो है वो नियंत्रित होना चाहिए। ये मान लीजिए आप वातावरण नियंत्रित होना चाहिए। नियंत्रित होने से मतलब क्या है, देखिए पांचवें पॉइंट में समझते हैं हम। नियंत्रित होने से मतलब ये है कि जो आपने जो दो उत्तेजक अगर प्रस्तुत किए ना, दो उत्तेजक कौन कौन से, एक घंटी और एक भोजन, तो दोनों उत्तेजकों के मध्य है ना, दोनों उत्तेजक अपनी अपनी जगह तेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों उत्तेजक, यानी कि दो उत्तेजक आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो दोनों उत्तेजक अपनी अपनी जगह तेज होने चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर कोई मतलब काल सामीप्य होना चाहिए। थोड़ा क्या होना चाहिए, इनके मध्य काल सामीप्य होना चाहिए, यानी कि समय, इनके जो बीच में जो है ना थोड़ा समय का अंतराल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए समय का अंतराल कैसे होना चाहिए। मान लीजिए आपने घंटी बजाई और घंटी के साथ अगर आपने घंटी बजाई, घंटी और भोजन दोनों एक साथ दे रहे हैं तो ये इससे तो क्या है कि वो समझ नहीं पाएगा कि घंटी पहले आ रही है कि भोजन पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो उससे वो क्या है, अनुक्रिया कर नहीं पाएगा और वो अनुकूलन कर नहीं पाएगा, संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप घंटी बजा रहे हैं उसके 5 सेकंड या फिर यूं कह लीजिए घंटी बजाने के 1 मिनट बाद आप भोजन ला रहे हैं, तो उसको क्या है कि उसके माइंड में साइकोलॉजी बन जाएगी कि घंटी बजती है, उसके 1 मिनट बाद भोजन आता है, तो उससे क्या है कि वो संबंध बना लिया उसने, किससे, घंटी से संबंध बना लिया। इसलिए कहते हैं कि इनके बीच में काल सामीप्य होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि दोनों उद्दीपक तेज होने चाहिए। मतलब अगर आपने केवल भोजन की अगर सुगंध तेज है तो वो क्या करेगा, तो वो घंटी के प्रति ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो केवल इसलिए ध्यान नहीं देगा कि भोजन की सुगंध तेज है, तो वो घंटी की तरफ ध्यान क्यों देगा, केवल वो भोजन खाने पे ध्यान देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राकृतिक, जैसे कि जो प्राकृतिक जो क्रिया है ना, जो आपने प्राकृतिक उद्दीपन दिया है, तो प्राकृतिक उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम उद्दीपन भी तेज होना चाहिए। प्राकृतिक उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम उद्दीपन भी तेज होना चाहिए, यानी कि जितनी तेज भोजन की सुगंध है ना उतनी तेज घंटी की आवाज भी होनी चाहिए। इसलिए जो हमने पावलोव का जो नियम है, वो पावलोव के हमने नियम ने फाइनल रूप से निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष रूप से हमने ये निकाला कि जब भी अगर हम किसी को लगातार स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपन देते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब वो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाए, तो ये समझ लीजिए कि उसका अनुकूलन हो चुका है, यानी कि उसका अधिगम हो चुका है। उन्होंने इसी को अधिगम नाम दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम जो वाटसन का जो सिद्धांत है वो जानेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।